वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु। अच्छा, अभी आपको पावर पॉइंट दिखाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ, तो अभी इस पे आज क्लास करेंगे। तो जिसको आता है तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखना, जिसको नहीं आता उसके लिए, और क्वेश्चन पूछ सकते हो, और चैट विंडो में भी आप डालोगे तो वो भी मैं देख लूंगा। तो सबसे पहले है कि आज हम जो शुरू कर रहे हैं ये क्लास उसके लिए जो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता है, वहां से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज आप देखो कि बाइनरी नंबर, इसके बारे में दीपिका जानती है। और कितने लोग बाइनरी नंबर के बारे में जानते हैं? केवल हाँ ना चैट विंडो में डाल दो, यस नो यस नो। अगर कोई बोलोगे ही नहीं तो मेरे को क्या पता चलेगा आप लोग सुन भी रहे हो या नहीं? यस सर। या तो बोलो या चैट विंडो में लिख दो यस नो यस नो। कृष्णा, आप जानती हो? नो सर। अच्छा ठीक है। हर्ष, तुम जानते हो? ओके, तो पहले ये जानो कि मैं इसके बारे में बता रहा हूं तुमको। एक और पावर यही बना देते हैं पावर पॉइंट, ताकि इसी में कर सके। इसको तो छोड़ दो बाइनरी नंबर, या चलो बाइनरी नंबर कर देते हैं। जो नंबर सिस्टम आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं? जो नंबर सिस्टम आप यूज करते हो 1 2 3 4 5 जीरो से लेकर के, उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। यार, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? उस सिस्टम को बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। सही बात है या नहीं? यस सर। क्यों बोलते हैं डेसिमल सिस्टम? क्योंकि उसमें 10 डिजिट होता है। तो 10 डिजिट जब होता है तो डिजिट क्या क्या होता है? डिजिट होता है 0 1 2 इस तरह करके 9 तक। ठीक, तो आप गिनती करते हो 0 1 2 9। 10 को कैसे लिखते हो? 10 लिखते हो 1 लेते हो और फिर 0 शुरू करते हो। ये 1 लिया, उसके बाद फिर ये सब 10 डिजिट जाएगा उस पर। तो 1 11, तो क्या किया आपने? पहला एक डिजिट लिया, इसके ऊपर 0 डाला, फिर ये डिजिट लिया, फिर उसके ऊपर वही डाला, फिर ये तो रहेगा कांस्टेंट, उसके ऊपर 2 डालोगे, फिर 1 3 होगा। करेक्ट। फिर उसके बाद आप करोगे 2 0, फिर 2 1, फिर 2 2। इस तरह करते हो ना? यस सर। तो इस तरह करके ये डेसिमल सिस्टम बना, और इसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन, तो जोड़ गुणा घटाव भाग सब कुछ करते हो। उसी तरह बाइनरी सिस्टम में जो है, बाइनरी सिस्टम में केवल 0 और 1 होता है। तो अगर 2 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? 1 लेंगे पहले और फिर 0 डाल देंगे। फिर 1 1 लिखेंगे तो ये 3 हो गया। फिर अगर 4 लिखना है तो 1 लेंगे और 0 0 डालेंगे। फिर अगर 5 लिखना है तो 1 0 1 डालेंगे। 6 लिखना है तो 1 1 0 डालेंगे। 7 लिखना है तो 1 1 1 डालेंगे। 8 लिखना होगा तो क्या करेंगे? 1 0 0 0। ध्यान दे के देखो, ये सिस्टम जो है डेसिमल सिस्टम, दीपिका ये शायद आपको भी पता नहीं हो, और ये सिस्टम कंसेप्चुअली, सिद्धांतिक रूप से एक ही है। इसमें डिजिट जो है उसका वो कहां पे है उससे उसका महत्व होता है। जैसे यहां पे जब डिजिट है तो ये एक नहीं रह करके 10 हो गया है, लेकिन जब यहां पे एक है तो ये एक ही है। यहां पे जब 2 है तो ये 2 नहीं 20 है। यहां भी 2 जो है सो 20 है। इसी तरह अगर हम लिखना चाहें 5 0 0 5, तो ये, या 5 5 सब 5 5 कर दो, 5 5 5,
ये 5 जो है सो इसका मतलब 5 पहला वाला जो 5 है ये 5 जो है सो केवल 5 है, लेकिन ये 5 जो है ये 50 है, और ये 5 जो है सो ये 500 है, और ये 5 जो है सो 5000 है, 5000 है। तो इसमें इसका मतलब हुआ कि जो सिंबल है हमारा, जो डिजिट है, उसका वैल्यू उसके पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है। और पोजीशन कैसे खोजते हैं? इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहला वाला 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये 0th पोजीशन पे है, 10 to the power 0 इंटू 5, यहां लिखने दो, 10 to the पावर कैसे लिखें? अच्छा उधर से करेंगे 0, और इसको लेकर के पता नहीं कैसे करोगे, इसमें नहीं हो सकता, तो इसको मैं कर देता हूं, ये सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल को पावर मान लो। 10 to the power 0 जब करोगे तो उसका मतलब 1 होता है, मालूम है ना? हेलो, 10 to the power 0। हाँ सर, यस सर। हाँ, तो और 10 to the power 1 क्या होता है? 10 होता है। 10 to the power 2 क्या होता है? 100 होता है। और 10 to the power 3 1000 होता है। तो ध्यान दे के देखो, ये हमने 5 यहां रखा था, तो पहला वाला को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 0 से, तो उसका वैल्यू 5 होगा। सेकेंड वाले 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 1 से, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा। थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 2 से, तो ये 100 हो जाएगा। फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 3 से, तो 1000 हो जाएगा। वही सिस्टम इसमें भी है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये तुम लोग समझ गए हो। तो ये वाला 0 0 है, ये वाला 1, इस 1 को एक्चुअली हम लिख रहे हैं, डिजिट 1 है, ये डिजिट 1 है, और उसका वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट है इसमें। इस सिस्टम में 2 ही डिजिट है ना, बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट है, इसलिए 2 होगा। डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट था, इसलिए 10 था। 2 the power 0, तो उसका वैल्यू केवल 1 ही हो गया। लेकिन इस 1 का वैल्यू क्या होगा? इस 1 का वैल्यू होगा 1 इंटू 2 the power 1, तो इसका वैल्यू 2 हो गया। इस 1 का भी वैल्यू 2 है, लेकिन इस 1 का वैल्यू 1 है, इसलिए टोटल का वैल्यू 3 हो गया। उसी तरह इसका वैल्यू, इस 1 का वैल्यू क्या होगा? इस 1 का वैल्यू होगा 1 इंटू 2 to the power 2, तो ये हो गया 4। तो इस 1 का वैल्यू जो है सो 4 है, और उसके बाद 0 0 है, इसलिए टोटल का नंबर का भी वैल्यू 4 ही है। उसी तरह इसका वैल्यू 4 है, और इस वाले 1 का वैल्यू 1 है, इसलिए टोटल का वैल्यू 5 है। उसी तरह इसका 6 है, 7 है, 8 है, इसे करके। ये चीज समझ में अगर आई हो तो आप या तो हाँ कहो, या बोलो, या टाइप कर दो। यस सर, आ गए। यस सर। कृष्णा, यस सर। हर्ष तुम्हारा नाम कृष्णा हो गया? हाँ कृष्णा, नहीं सर। बोलो कृष्णा। यस सर, समझ में आया ना? तो अब देखो, दूसरा चीज अब बता देते हैं, ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर सीखना चाह रही हो तो बाइनरी सिस्टम आना बहुत जरूरी है। अब हम फिर से लेते हैं एडिशन। ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन हल्का सा टाइम लेंगे। एडिशन कैसे करते हो? मान लो तुमको ऐड करना हुआ 10,015 जोड़ 99, कैसे ऐड करते हो? इसको ऐड करते हो 5 + 9 करते हो, लेकिन 5 + 9 के लिए कोई डिजिट नहीं है हमारे पास, तो हम इसको 1 और 4 लिखते हैं। ठीक है, 14 के लिए अलग से डिजिट नहीं है, तो इसको हम
14 लिखते हैं, लेकिन ये 14 में जो 1 है ये एक्चुअली 10 है, क्योंकि इसका पोजीशन सेकंड है, और ये जो 0 है 0th पोजीशन पे जो उसका वैल्यू 4 ही है। तो ये 1 जो है उसको हम कैरी करते हैं ना, और ये कैरी करके फिर 9 + 1 जो करेंगे, 9 + 1, उसमें ये कैरी भी जोड़ देते हैं और फिर वो 11 हो जाता है, और फिर ये 1 ही रहता है, लेकिन ये 1 10 है, इसको हम फिर आगे कैरी करते हैं। तो ये क्या होता है 1 प्लस तीसरा डिजिट 0 है तो वो 1 हो जाता है। तो इसका आंसर हम जो लिखते हैं तो 1 0 1 फिर 1 और 9, ये होता है ना आंसर। ये हो गया 10, तो यहां से आ गया, और ये 0 जो था वो 1 हो गया था, और ये जो 1 था वो ये 1 है, और ये 9 + 5 जो है उसका 4 यहाँ पे हम लिखे, तो इसका आंसर ये हो जाता है। मैं यहां से कहना क्या चाह रहा हूं कि कैरी का जो कंसेप्ट है वो मैं रिपीट किया अभी, ये सब तो आप 4th ग्रेड 5th ग्रेड में पढ़ चुके हो। तो अगर हम डेसिमल कुछ करना चाहें, रुको अलग से टेक्स्ट एरिया लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर इंसर्ट, चलो इसकी तब ज्यादा जरूरत नहीं है तो इसको हमको रुकना पड़ेगा। बाइनरी सिस्टम में भी वही कंसेप्ट है। अगर आपको 1 1 0 को जोड़ना है 1 1 से, तो पहले क्या करेंगे, ये 0 और ये 1 जुटेगा, ये लास्ट वाला 1, ठीक है। तो अगर ये जुटेगा तो 0 + 1 क्या होता है, 0 + 1 0 + 1 1 ही होता है, तो इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो अंतिम डिजिट 1 हो गया। लेकिन सेकेंड डिजिट जब जोड़ोगे तो 1 + 1 आएगा, लेकिन 1 + 1 तो है नहीं हमारे पास, 2 के लिए सिंबल है ही नहीं हमारे पास। जब बाइनरी सिस्टम में 2 के लिए सिंबल नहीं तो उसको हम लिखेंगे 1 और 0 लिखेंगे। तो इसमें ये जो 1 है ये कैरी हो गया। जब ये कैरी हो गया तो ये अगला वाला जब हम जोड़ेंगे, अगला वाला क्या है, अगला वाला 1 है और 0 है दूसरा, क्योंकि इस तरफ तो हमको कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे ना, तो यहाँ तो हम 0 लिख सकते हैं। तो ये 1 और ये 0 जुट रहा है, लेकिन ये कैरी भी आएगा, तो कैरी आएगा तो वो भी 1 हो जाएगा। तो अब टोटल चीज जो हो गया वो हमको हो गया 1 1। तो ये 1 का भी ये वाला कैरी हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका टोटल का आंसर 1 1, ये देखो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, फिर ये 1 हुआ, फिर इसका 0 आएगा, 0 1, ये आंसर हो गया। समझ में आया ये बात या नहीं? ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्का फल्का बाइनरी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हल्का सा तुमको आना चाहिए कंप्यूटर सीखने के लिए, ताकि तुम्हारे दिमाग में बात रहे कि बिहाइंड द सीन अल्टीमेटली हार्डवेयर लेवल पे क्या हो रहा है। इससे ज्यादा इसके बारे में इससे ज्यादा बाइनरी के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, कभी आपको मौका मिले तो बाइनरी सिस्टम आप पढ़ सकते हो। तो अब वापस चलते हैं अपने लेसन प्लान पे। ये हो गया बाइनरी सिस्टम, हम हल्का सा बता दिए। ट्रांजिस्टर क्या होता है सेमीकंडक्टर में, आप लोग जानते हो? ट्रांजिस्टर के बारे में सुना है आपने? सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर जो बाजा बजाता है वो वाला नहीं? नो सर। ट्रांजिस्टर, ओके। तो आपको मैं बताता हूं एक चीज पहले। अब इस पे सर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल पावर में ये चेंज करने में हेल्प करता है।
वो बात तो सही है, लेकिन मैं उससे, हाँ तो है ना हमारे पास गूगल, गूगल बताएगा ना अच्छी तरह से। हाँ, इसमें लो, मैं इमेजेस में जाता हूँ ताकि ऐसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर, ये सब तो ट्रांजिस्टर दिखाई पड़ता है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। ट्रांजिस्टर में होता क्या है कि एक तरफ से सिग्नल जाता है, और ये वाला जो लाइन है, ये लाइन का एक तरीका है, इससे भी अच्छा सिग्नल हमको चाहिए डायग्राम। स्विच कर देते हैं, रुको। वो कर ले, ऐसी है क्या, स्विच सिंबल चाहिए हमको। हाँ, ये ले लो, ये सबसे अच्छा है। मान लो इधर से तूने करंट दिया, लेकिन ये उठा हुआ है डंडा, तो यहां करंट आएगा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा, तो इसको हम स्विच बोलते नहीं। हैं। तो मान लो कि हमारा पास कोई सिस्टम है जिससे कि इस डंडे को हम नीचे ऊपर कर सकते हैं, तो कभी करंट आएगा तो इधर चला जाएगा, कभी आएगा तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि करंट कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। तो जब जाएगा उसको हम बोल सकते हैं 1, और जब नहीं जाएगा तो उसको बोल सकते हैं 0। इस डंडे का दो ही स्टेट हो सकता है, या तो ये इस पे जुटा रहेगा या नहीं जुटा रहेगा, बीच में और कुछ नहीं होगा। अमन, आप दीप का आप भी म्यूट कर लो। ओके, तो इसका जो स्थिति है, या तो ये जुटा रहेगा या नहीं जुटा रहेगा। अगर जुटा रहेगा तो उसको हम 1 बोल सकते हैं, जुटा नहीं रहेगा तो उसको 0 बोल सकते हैं, या इसके उल्टा कर सकते हैं कि जब नहीं जुटा हुआ है तो उसको हम 1 बोल सकते हैं, जुटा है तब 0 बोल सकते हैं। लेकिन इसकी 2 ही स्थिति होगी, तीसरी स्थिति नहीं होगी। यही कहानी ट्रांजिस्टर में होता है। इसमें क्या होता है कि ये वाला चीज जो है, इससे हम कंट्रोल करते हैं इसकी पोजीशन, इसकी जो हम बता रहे थे ना सर्किट में, इस लाइन से हम इसको कंट्रोल करते हैं कि ये जुटा रहे या जुटा नहीं रहे। तो अगर इस पे हम 0 डालते हैं, मतलब वोल्टेज 0 कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, तो मान लो ये डिस्कनेक्टेड है, तो यहां से जो करंट आ रहा है वो इधर से करंट नहीं जाएगा। और अगर इसको हम 1 कर देते हैं, तो मान लियो कनेक्ट कर देता है, तो यहां से जो करंट आ रहा है वो इधर से जा सकता है। तो इसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, और एक एक ट्रांजिस्टर एक डिजिट को डिनोट करता है। जो हम बाइनरी में पढ़े थे, 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर दिए थे ना पावर पॉइंट में, जो पावर पॉइंट में हम, ये डिलीट कर दिए, जो अगर 10 डिजिट का नंबर है तो इसे हम 10 ट्रांजिस्टर लगा देंगे, और 10 को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जहां पे 1 है वहां पे इसको हम ऑन कर देंगे, जहां पे 0 है उसको ऑफ कर देंगे। अगर हमको 64 डिजिट है तो 64 ट्रांजिस्टर चाहिए, तो यहां से करंट जो आएगा वो आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो एक आईसी चिप में आता है। एक आईसी चिप में आज के दिन में अरबों खरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। ऐसे ट्रांजिस्टर जो है सो अरबों खरबों एक चिप में होता है। आप सबको मालूम है खरब का मतलब क्या है, अरब का मतलब क्या है, करोड़ का मतलब क्या है। तो ये जो चिप बनाता है, इंटेल है, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, वो जो चिप बनाती हैं वो इतना एडवांस हो गई है कि चावल के एक दाने के साइज में ऐसे हजारों चीजें डाल सकती है। चावल का एक दाना जितना बड़ा होता है ना, उतने बड़े साइज में ऐसे हजारों हो सकते हैं। यही चीज अब जब आगे जाओगे तो मैं दिखा देता हूं एक चीज और, क्योंकि सबका जरूरत पड़ेगा।
ये सब चीज को नाइंड गेट कहते हैं। जो तुम्हारा रैम होता है, मेमोरी होता है, वो इस चीज से बना होता है, और जो हार्ड डिस्क होता है वो किसी और चीज से बना होता है, सिलिका से बना होता है। तो ये वाला रैम है, और हार्ड डिस्क सिलिकन से बनता है, बालू से बनता है, रेत से बनता है। इसमें हमेशा बिजली चाहिए बचाने के लिए, और हार्ड डिस्क में हमेशा बिजली नहीं चाहिए, वो सेव करके रखता है। मान लो कि उसमें उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि उसमें छेद कर दिए, तो छेद तो है, बिजली हो या ना हो। तो उस तरह का हार्ड डिस्क होता है जिसमें कि चीजें परमानेंट हो जाती है। बिजली आप कंप्यूटर ऑफ भी कर दो तो हार्ड डिस्क वाला चीज बचा रहता है, लेकिन रैम वाला बचा नहीं रहता है। तो ये फंडामेंटल में लोअर लेवल पे ये काफी है। तो क्या क्या हमने सुना? बाइनरी शब्द सुना, उसमें 2 सिंबल होता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, और रैम जो होता है वो एक तरह का ट्रांजिस्टर से आगे का सर्किट होता है। और जो हार्ड डिस्क होता है उसमें बिजली रहे या ना रहे, उसमें जो हम स्टोर करते हैं वो रहेगा। लेकिन रैम में जब पावर खत्म हो जाएगा तो वो खत्म हो जाता है, उसमें काम नहीं करता है, वो मर जाता है। इतना अगर समझ लिए तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर है। अभी आप हाँ ना बोलो और टाइप कर सकते हो। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनेंगे उनको समझना चाहिए, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर बनेगा उसको इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं कि जो कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर का फोटो देख लेते हैं एक आध। ये देखो पहले फोटो। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, इनपुट आउटपुट इंटरफेसेज होते हैं बहुत सारे, और इस इनपुट आउटपुट इंटरफेस के द्वारा ये सब कनेक्टेड होता है। कीबोर्ड, डिस्प्ले, ये वाला डिस्प्ले हो गया, कैमरा, माइक, स्पीकर, बहुत कुछ लगा सकते हो। जो सीपीयू होता है वो इसके अंदर होता है। ये लैपटॉप है, इसके अंदर सीपीयू है। इसी के अंदर हार्ड डिस्क है। जो माउस है वो यहाँ पे है, ट्रैक में होता है। बैटरी पावर सप्लाई के लिए होता है। डीवीडी प्लेयर, ये सब जो भी है, कीबोर्ड, डीवीडी प्लेयर, बैटरी, पॉइंटिंग डिवाइस, हार्ड डिस्क, एलसीडी डिस्प्ले, ये सब इनपुट आउटपुट इंटरफेस के द्वारा सीपीयू से कनेक्टेड है। ये है सीपीयू। इसके अंदर सब ट्रांजिस्टर जो बोला मैंने वो इसके अंदर होता है, ट्रांजिस्टर बहुत सारे। एक सीपीयू के अंदर आज के दिन में करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं, अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। और इंटरफेस डिवाइस के थ्रू ये सब इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, कीबोर्ड, ये सब इनपुट डिवाइस है। ये डाटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में पावर, बिजली रहे न रहे वो सेव करके रखता है। फ्लॉपी ड्राइव तो अब मर गया, अब नहीं होता फ्लॉपी ड्राइव, अब तो सीडी डीवीडी ड्राइव भी बहुत कम गया है। प्रिंटर भी लगा सकते हो, ये दूसरा मॉनिटर भी जोड़ सकते हो, एक मॉनिटर या 2 मॉनिटर। जैसे मैं अपने कंप्यूटर पे 2 मॉनिटर जोड़ा हुआ हूँ, तो देखो एक मॉनिटर ये है, एक मॉनिटर ये है, 2 जोड़ सकते हो। रैम जो होता है सो 9 गेट वगैरह होता है, जिसमें पावर सप्लाई अगर खत्म हो गया, ये बैटरी या बिजली, तो ये इसमें जो भी सेव किया हुआ वो खत्म हो जाता है। तो लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर होने के कारण, अब हम वापस जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर है तो वो तो केवल मशीन लैंग्वेज समझेगा, और मशीन लैंग्वेज बाइनरी होता है, वो केवल 010101 ही हो सकता है, उसमें और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक आदमी 01 से प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है। आदम जमाने में पहले 1960, 70, 75 तक लोग मशीन लैंग्वेज में ही लिखते थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा विकास हुआ तो लोग असेंबली लैंग्वेज में लिखने लगे। दोनों का डिफरेंस मैं बताता हूं। और फिर और विकास हुआ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना शुरू किए। तो पहले मशीन लैंग्वेज में कैसे लिखते थे, इसको हटा दो, लेवल्स ऑफ कोड। तो मशीन लैंग्वेज जो था,
मशीन लैंग्वेज देखने में तुमको ऐसे लगता था 011 0101 0111 ऐसे रहता था लिखा हुआ 1010 ऐसे बहुत सारे लाइन लिखे रहेंगे। तो ये जो चीज थी, ये जो हमने सीपीयू को दिखाया, सीपीयू में ऐसा चीज जाता है। ये आपको आ गया हार्ड ड्राइव से ऐसे लेकर के 0111 वो वाला जो मैंने लिखा वो इसके अंदर जाएगा। तो ये वाला जो चीज है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर थे बहुत सारे, वो कोई ट्रांजिस्टर 0 है तो ऑन हो जाएगा, 1 है तो ऑफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे होते रहेगा अंदर में। और वो ट्रांजिस्टर का जो बनावट है, जो एक दूसरे से कनेक्शन है, वो ऐसा है कि हो सकता है इसको समझे, इस इंस्ट्रक्शन का इसका मतलब हो सकता है कि उसके अंदर हो लिखा हुआ कि ऐड नेक्स्ट 2 नंबर्स। हो सकता है वो जो सीपीयू है वो इसको जब ये मिलता है उसको, तो उसका मतलब होता है कि अगला 2 जो नंबर है उसको जोड़ दो। हो सकता है इसका मतलब हो कि पिछले नंबर का लास्ट नंबर शुड बी स्क्वायर्ड। तो ये अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो ये क्या करेगा, इस दोनों को जोड़ेगा, और दोनों को जोड़ने के बाद फिर ये इंस्ट्रक्शन आ गया तो पिछले जो उसका योगफल है, जो जोड़ है, उसको स्क्वायर कर देगा। ये उसके सर्किटरी में ऐसी बनावट है उसकी कि ये वो समझ जाता है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इससे एक ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, इससे दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, इससे तीसरा ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है, इससे चौथा ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है, और उसका मतलब हो गया कि ये कहानी है। तो ये इस दोनों को जोड़ने का काम वो करेगा। इसका मतलब है कि इस पुराने जो योगफल है उसको स्क्वायर करने का मतलब करेगा। लेकिन जब ये तो हो गया तुमको मशीन लैंग्वेज, उसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज में इस तरह से लिखने में तुमको बहुत दिक्कत होगा, तुमको याद रखना पड़ेगा 0011 मतलब ऐड था। लेकिन मशीन लैंग्वेज में कहता है कि ये नहीं लिखो, तुम केवल लिखो ऐड नंबर ए एंड नंबर बी। फिर उसके बाद लिखेगा फिर उसके बाद लिखेगा स्क्वायर द रिजल्ट। ये जो लिखा, ये आदमी लिख सकता है, ऐड नंबर ए बी स्क्वायर द रिजल्ट, ये आदमी लिख सकता है। तो इसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन जब असेंबली लैंग्वेज में लिखोगे तो कंप्यूटर तो इसको नहीं समझ सकता है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बीच में एक, ये वाला देखो, बीच में एक रहेगा असेंबलर, तो हमको बीच में एक असेंबलर डालना पड़ेगा। तो ये जो असेंबलर है, ये असेंबलर ऐसे चीज को लेगा और ऐसा चीज बना देगा। असेंबलर भी एक प्रोग्राम है, किसी और ने लिखा है, वो इसको पढ़ेगा और इस रूप में बना देगा। ये बात समझ में आई? यस सर। सभी बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर कोई प्रश्न है अभी तक? नहीं तो आगे चलते हैं। नो सर। लेकिन अब सोचो, तुम ऐसे लिखोगे, तुमको अगर मान लो लिखना कि 5 नंबर का पहाड़ा लिखो, ये प्रोग्राम है, तुमको लिखना है,
तो ये लिखने में तुम्हारी बत्ती बंद हो जाएगी। ठीक है, उसमें लिखोगे 5 को 5 से जोड़ो, फिर लिखोगे जो रिजल्ट आया उसको 5 से जोड़ो, फिर जो रिजल्ट आया उसको 5 से जोड़ो, ऐसे ऐसे करते रहोगे। तो वो ऐसे लिखने में भी काफी समय लग जाता है, और फिर उसको जब कोई प्रॉब्लम आ गया बीच में कि कैसे उसको हम ठीक करें, गलती हो गई, तो तुमको खोजने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और तुमको ऐसे लिखने में, जो एक छोटा सा चीज लिखने में तुमको लग जाता है 2 घंटा 4 घंटा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इससे काम नहीं चलेगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक निकाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें क्या किया, उसमें एक छोटा सा चीज लिखा, क्रिएट टेबल ऑफ 5, एक लाइन लिखा। क्रिएट टेबल ऑफ 5, उसको एक कोड आएगा जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर, ये वाला कंपाइलर, जो उसको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर को पता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मान लो ये पाइथन है या कोई और लैंग्वेज है, जावा है, सी है। अब दीपिका सी जानती है C++ या जावा, तो उसको पता होगा कि ऐसा चीज हम लिख सकते हैं। और ऐसा लिखेंगे तो कंपाइलर इसको लेगा, पहले ऐड फैड ये सब बनाएगा, असेंबली लैंग्वेज बनाएगा, फिर असेंबलर लेगा, उसको इस लैंग्वेज बनाएगा, फिर वो जाएगा एग्जीक्यूट होने। लेकिन अब ये दीपिका जानती है कि क्रिएट टेबल ऑफ 5 एक ही बंदा नहीं है, बहुत दुनिया में लोग हैं जो उसको ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने ऐसा चीज ऑलरेडी बना करके रखा है। ऐसा चीज ऑलरेडी बना करके लोगों ने रखा है। तो वो कहता है कि भैया ये चीज तो हमने कर रखा है, तो इसको तुम यूज कर लो, फिर से लिखने की जरूरत क्या है। तो उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में लाने के लिए तुमको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ता है, और उसको एक प्रोग्राम होता है जो इसको लोड करता है, तो उसको बोलते हैं लोडर। ये प्री प्रोसेसर बोल लो या लोडर बोल लो, यहाँ पे लोडर है। तो लोडर उसको लोड करता है। तो इस लाइब्रेरी को, प्रोग्राम को लेकर के लोडर लोड करके इसको इसमें डाल दिया, या इसको तुम प्री प्रोसेसर भी कह सकते हो। प्री प्रोसेसर जो है, इसको भी प्रोसेस किया। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट रहेगा जो बोलेगा इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी। तो इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी जब ये पढ़ेगा प्री प्रोसेसर या लिंकर, हर एक प्रोग्राम का इन्वायरमेंट का अलग अलग है, तो ये मैथ्स लाइब्रेरी लेगा और इसको लेकर के, इसको लोडर भी बोल सकते, लोडर का काम दूसरा है, इसको प्री प्रोसेसर ही बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। प्री प्रोसेसर जब ये पढ़ेगा इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी लेगा और इसको प्रोग्राम के अंदर डाल देगा, और फिर कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, असेंबलर इसको असेंबल करेगा। इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, रुको, तो लोडर का कंसेप्ट इधर आ जाएगा। और लिंकर भी आता है पहले, और फिर लोडर आएगा। हर एक का कहानी समझा देते हैं। इस तरह के जब प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसमें बहुत काम होता है। तो प्री प्रोसेसर पहले लाइब्रेरी वगैरह को इंक्लूड, फाइल को इंक्लूड किया, कंपाइलर सबको असेंबली लैंग्वेज बनाया, असेंबलर उसको मशीन लैंग्वेज बनाया, और लिंकर है कि सभी कोड को एक दूसरे के सीक्वेंस में ला देता है, क्योंकि मशीन तो ऊपर से शुरू होगा और नीचे तक एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन तुम्हारा तो ये हो सकता है, जैसे क्रिएट टेबल ऑफ 5, तो उसमें एक ही काम को रिपीट कर रहे हो बार बार,
मशीन रिपीट नहीं कर सकता, उसको रिपीट करने के लिए कहना पड़ता है वहां जाओ, वहां से जो कोड लिखा उसको फिर से एग्जीक्यूट करो, तो वो सीक्वेंस में रहता है। तो लिंकर का काम हो सबको एक साथ ऐसे करके लिखना ताकि जो ट्रांजिस्टर हो ट्रांजिस्टर ठीक से स्विच ऑन ऑफ हो सके। और लोडर का मतलब है ये प्रोग्राम हमारे हार्ड डिस्क पे रखा रहेगा, EXE फाइल देखे होंगे हार्ड डिस्क पे रहता है, या पाइथन का फाइल हार्ड डिस्क पे रहेगा, उसको मेमोरी में लाने का काम लोडर करता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, वो चल सके। अब ये अगर समझ गए हो तो फिर से यहां पे हम जाते हैं। अब आपने ये तीनों समझ लिया, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस सर। यस सर। और आप प्रोग्राम लिख रहे हो, सोर्स कोड जिसको बोलते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा रहता है। जब हम पाइथन सीखेंगे तो उसमें आप देखेंगे उस फाइल का नाम अंत में होता है .py, और दीपिका जो जावा में लिखती है तो उसका नाम होता है .java। C++ वाला जो लिखता है उसका होता है .c या CPP। अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग है कहानी। वो सोर्स कोड करीब करीब अंग्रेजी जैसा होता है, करीब करीब 100% नहीं। वो सोर्स कोड प्री प्रोसेसर में जाता है जिसमें लाइब्रेरी फलना चिलना का चीजें उसमें इंक्लूड जो करते। एक ही आदमी मान लो एक बड़ा एक ही आदमी जब बड़ा प्रोग्राम लिखता है तो 10 फाइल 20 फाइल बनाता है, एक फाइल में नहीं चलता है काम, तो उसको इंक्लूड करता है। जैसे दीपिका जब करती है तो बहुत सारे फाइल इंक्लूड करती है, उसी तरह आप पाइथन करोगे प्रोग्राम तो उसमें भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। तो वो काम है उस फाइल को सबको लोड करके प्री प्रोसेस करके कोड को कंपाइल करने के लिए भेज देगा। कंपाइलर उसको टारगेट मतलब सीपीयू जैसा है उस हिसाब से, सीपीयू मतलब याद है ना सीपीयू क्या था, ये वाला सीपीयू अलग अलग होता है ना, इंटेल का अलग होगा, AMD का अलग होगा, इंटेल का अलग वर्जन का अलग होगा। सीपीयू के हिसाब से उसको असेंबली लैंग्वेज में बना देगा, उसको फिर रीलोकेट कर देगा कोड को अलग अलग जगह पे, और फिर लिंकर लाइब्रेरी को लाके लिंक बना देगा और उसको एग्जीक्यूटिबल फाइल बना करके हार्ड डिस्क में रख देगा। और जब रन करना चाहोगे, जब डबल क्लिक करते हो प्रोग्राम को, तो वो उसको लोड करके मेमोरी में डाल देता है, और फिर मेमोरी से कहाँ है मेमोरी, हार्ड ड्राइव में मेमोरी, ये मेमोरी से एक एक इंस्ट्रक्शन जाएगा माइक्रो प्रोसेसर में, वो एग्जीक्यूट होगा और उसका रिजल्ट फिर मेमोरी में आएगा, ऐसे होते रहता है। ये कहानी खूब चलती है और इसमें कुछ रजिस्टर वगैरह होते हैं, वो सब हम नहीं जा रहे हैं। और यही धीरे धीरे करके आपका प्रोग्राम पूरा चलाता है। और ये इतना फास्ट होता है कि 1 सेकंड में, आज के दिन में एक प्रोसेसर 10 लाख 20 लाख इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं 1 सेकंड में। अब ये बात समझ में आई तो हम आगे बढ़े। यस सर। दीपिका आपको ये आता था पहले? यस सर। वेरी गुड। तो अगर आप लोगों को किसी को प्रश्न हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हो और दीपिका से भी पूछ सकती हो। तो अभी इसमें हमने यहां तक देखा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सो दो तरह के होते हैं मोटा मोटी। एक होता है कंपाइल्ड और दूसरा होता है इंटरप्रेटेड। कंपाइल जो है प्रोग्राम वो इस तरह फॉलो करता है। जो इंटरप्रेटेड होते हैं वो प्रोग्राम लेता है और चलने वक्त लाइन बाय लाइन जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर उसमें नहीं होता, उसमें असेंबलर होता है। एक लाइन लेगा और पूरा प्रोग्राम को करके वो उसको असेंबली लैंग्वेज से लेकर के बाइनरी लैंग्वेज में बना देगा और लोडर उसको लोड करके एग्जीक्यूट कर देगा। तो कंपाइल स्टेप वो स्किप कर जाता है। तो उसके प्लस माइनस दोनों हैं। बट आपके लिए इतना ही जान लो, कंपाइल प्रोग्राम जो होता है वो शुरू में टाइम ज्यादा लेता है लेकिन चलता तेज है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होता है शुरू में बहुत जल्दी चलता है लेकिन
ओवरऑल प्रोग्राम चलने में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर एक लाइन को वो असेंबली लैंग्वेज में रन टाइम पे बनाता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा चलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन शुरू में उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। और ये खास करके तब जरूरत पड़ती है जब आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना हो। छोटे प्रोग्राम में ये सब कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। तो आज हमने ये किया। अभी देखते हैं दूसरा चीज जो हम करना चाह रहे थे, ये तो हमने अभी बताया, इसको छोड़ो। ये है डिफरेंस कंपाइल लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या अंतर है, उदाहरण है। तो कंपाइल टेक्स इंटायर प्रोग्राम एज इनपुट, इंटरप्रेटर एक इंस्ट्रक्शन को इनपुट लेता है एक बार में। कंपाइल प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड बनाता है शुरू में, इसमें ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है। ये ऑब्जेक्ट कोड कहां बनता है? ये वाला जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट कोड है। कंपाइल करके आया तो ये असेंबली कोड जो है सो ऑब्जेक्ट कोड है, इसको ऑब्जेक्ट कोड बोल रहे हैं। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, इसमें थोड़ा सा स्लो होता है, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है। ये पहले कंपाइल हो गया है। मेमोरी की जरूरत ज्यादा होती है, इसमें मेमोरी की जरूरत कम होती है। तो ये सब प्लस माइनस है, छोड़ो, इसको ज्यादा नहीं देना। उसके बाद ये तो हमने देख ही लिया। अब यहां तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो हम अगला बार टॉपिक चेंज हो रहा है, इसलिए मैं पॉज कर रहा हूं। नहीं तो अब आगे चलते नो हैं। सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो है, ये है कि अगर आप कंप्यूटर लाइन में कैरियर बनाना चाहते हो तो उसमें क्या क्या कैरियर हो सकता है। जैसे कि है ना कि आप एक कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो नौकरी के लिए, तो कॉलेज में बहुत सारे काम होते हैं। कोई चाय बनाने वाला काम करता है, कोई चपरासी है जो फाइल इधर से उधर करता है, कोई झाड़ू देता है, कोई टीचर है जो पढ़ाता है, कोई हेडमास्टर है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, फिर सुपरवाइजर है, फिर एग्जामिनर है। अलग अलग तरह के लोग हैं। उसी तरह बीडीओ ऑफिस जाओ तो वहाँ भी लोग का अलग अलग काम है। उसी तरह कोई बिजनेस दुकानदार है तो उसमें भी लोग का अलग अलग काम। कोई कैश काउंटर पे बैठता है, पैसा लेता देता है। एक आदमी है जो कपड़ा दिखाता है, एक आदमी दर्जी है जो काटता है, सीता है, मालिक है वो पैसा का इंतजाम करता है। तो सबका अलग अलग काम है। उसी तरह कंप्यूटर लाइन में भी बहुत तरह के रोल हैं, उसको रोल बोलते हैं, या बहुत तरह के जॉब है। और उसको ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह का टीम होता है। एक होता है कोर टीम, ये भी नाम बदली होते रहता है, इसलिए चिंता मत करना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह नाम नहीं यूज करेगा, समझने के लिए काफी है। कोर टीम यहाँ पे उसको कह रहे हैं जो प्रोग्राम डायरेक्टली कर रहा है, जो फिजिकली कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोजेक्ट में। और ये सब जो बाहर वाले हैं ये इसको मैनेज करते हैं या गाइडेंस करते हैं। तो कोर टीम का समझना अभी हमारे लिए ठीक है, बाहर वाले का समझना कोई जरूरी नहीं है फिलहाल। तो सबसे पहले देखो, एक डेवलपर है। डेवलपर का काम है कोड लिखना। ये जो हमने देखा था, ये जो काम है लिखना, ये लिखने का काम डेवलपर करता है। अब ये डेवलपर का क्लियर कट मतलब है कि डेवलपर बहुत तरह के होंगे। कोई वेबसाइट, जैसे दीपिका वेबसाइट बनाती है जावा में, तो उसका काम है फ्रंट एंड बनाना, जो तुम स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है वो करना उसका काम है। कोई पाइथन यूज करेगा, कोई सी, हर एक लैंग्वेज यूज करेगा। तो अलग अलग तरह के डेवलपर होंगे। फिर ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है। एप्लीकेशन जो प्रोग्राम बना रहे हो उसको कैसे बनाना है ओवरऑल, ये काम ये करता है। इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि मान लो तुमने एक नया घर लिया, घर में 5 कमरे हैं, तो आप बाहर में बैठ करके पापा मम्मी डैडी सबके साथ या दुकानदार के साथ बैठ के डिसाइड करते हो कि फलाना रूम हमारा
बेडरूम होगा, फलाना रूम में किचन होगा, फलाना रूम में बैठक होगा, फलाना रूम में पूजा घर होगा, ऐसे ऐसे करके बात करते हो हाई लेवल का। तो जो पूजा घर है उसमें भगवान का कुछ जगह होगा, जो किचन है उसमें चूल्हा उल्हा रहेगा, जो बेडरूम है उसमें बेड रहेगा। तो वो कहानी एप्लीकेशन का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करता है। वो बताता है कि ये वाला काम फ्रंट एंड करेगा या बैक एंड करेगा या ये करेगा या वो करेगा। ये वाला बंदा जो है ये डिसाइड करता है कि हम डाटाबेस के लिए कौन सा डाटाबेस यूज करेंगे, या हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए कौन सा लैंग्वेज ज्यादा अच्छा होगा, पाइथन हम यूज करें, जावा यूज करें, सी प्लस प्लस यूज करें। ये सब कहानी ये निर्णय लेता है। लेकिन इसको भी गाइड करने के लिए ये बंदा और ये बंदा जो बाहर में है, ये दोनों गाइड करता है इसको। फिर जब प्रोग्राम बन जाता है तो ये बंदा उसको टेस्ट करता है। ये वाला टीम उसको टेस्ट, बहुत तरह के टेस्ट भी होते हैं इसलिए उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। टेस्ट मतलब उसको चेक करता है कोई काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत तरह का टेस्ट होता है, तो वो अभी हम डिटेल में नहीं बताएंगे। ये बिजनेस एनालिस्ट उसको कहते हैं जो बिजनेस वाले से, जो भी बिजनेस वाले अदर की स्टॉक होल्डर है। आप प्रोग्राम लिखते हो कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मान लो कि आप एक दुकान खोलना चाहते हो और उसमें जो इन्वेंट्री है, उस दुकान में कितने सामान आएंगे, कब खरीदें, कब बेचें, कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, एम्प्लॉय आया नहीं आया, उसको सैलरी मिला नहीं मिला, उसको मैनेज करने के लिए जब करोगे तो ये बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस वाले से बात करके उसको एक लैंग्वेज में लिखेगा जिससे कि ये लोग उसको समझ सकें और कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकें। तो ये बिजनेस एनालिस्ट का काम बिजनेस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसको हम आईटी बोलते हैं, उस दोनों के बीच का लियाजन का काम है। तो अगर कुछ करना है आईटी वाला नहीं कर सकता है तो इसको बताएगा, ये बिजनेस वाले को बताएगा। बिजनेस वाले कहेगा ठीक है ऐसे नहीं तो ऐसे कर दो यार। मान लो कि इसने ये बिजनेस वाला बोला कि भाई मेरे पास 2 मिलियन साड़ी रहेगा और सबके बारे में अलग अलग लिखो, और आईटी वाला बोले भाई इसके लिए बड़ा कंप्यूटर चाहिए और वो बोला पैसे नहीं है, तो कहेगा आईटी वाला कहेगा भाई 2 मिलियन नहीं हो सकता, 2 मिलियन में 20 लाख, 20 लाख नहीं रह सकता, इसमें 5 ही लाख रह सकता है। तो फिर इससे बात करेगा, कहता है यार ठीक है अभी तो पहला 3 महीना तो 5 लाख से ज्यादा है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको, तो 5 लाख में ही करो काम। तो इसका काम है निगोशिएट करना और बताना। बिजनेस स्टेक होल्डर, ये जो बिजनेस वाला आदमी डायरेक्टली जुटा हुआ है टीम से, इसको कुछ टाइम देना पड़ता है, सप्ताह में 4 घंटा 6 घंटा ये आईटी वाले से बात करेगा और ये बिजनेस एनालिस्ट इससे बात करेगा। और ये दोनों मेन बिजनेस से भी बात कर सकते हैं किसी कंपनी में, ये केवल इससे बात करेगा और ये वाला बाकी बिजनेस से बात करेगा। इटरेशन मैनेजर छोड़ दो, टेक लीड, ये इन लोगों को मैनेज करने के लिए टेक लीड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्वर कहाँ लगाना है, पावर सप्लाई कहाँ से आएगा, कितने सर्वर होंगे, वो जो रूम है उसमें ताला कहाँ लगेगा, सिक्योरिटी वगैरह, ये काम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला करता है। कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग स्मार्टफोन पे बात कर रहे हैं तो स्मार्टफोन कहाँ रहेगा, उसको चार्ज करने का क्या इंतजाम होगा, ये सब ये कहानी करता है। एसएमई बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो वो हर एक तरह का हो सकता है, बिजनेस का कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो सकता है, किसी कंप्यूटर का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो सकता है। तो ये सब रोल है टीम के अंदर में, और इसके बहुत वैरायटी है। तो ये तो बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये पूरा पेज भर जाएगा। और ये सब टीम के बाहर है जो कि टीम को मैनेज करते हैं और मदद करते हैं। तो मोटा मोटी रोल समझ में आया। नहीं समझ में आया तो कोई हाँ बात, सर। धीरे धीरे समझ में आएगा। एक चीज जो और हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो है कि आज के दिन में ये मैं बता रहा हूं आपको डिस्करेज नहीं करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। आप अगर फंडामेंटल प्रोग्रामिंग सीख जाते हो, पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज को, तो आप डेवलपर बन सकते हो। लेकिन आज के दिन में दुनिया में बहुत ज्यादा डेवलपर है, तो इस बंदे का अनलेस कि आप टॉप डेवलपर हो, नॉर्मल अगर डेवलपर हो, तो इसका सैलरी कम ही रहेगा। क्यों कम रहेगा सैलरी? क्योंकि
ढूंढो एक मिलते हैं हजारों वाली बात है। आप एक पाइथन प्रोग्रामर खोजो, छोटा मोटा पाइथन प्रोग्रामर, तो 1000 एप्लीकेशन आएगा, तो नेचुरली सैलरी कम रहेगा। लेकिन अगर एक एसएमई बन जाते हो आप, किसी चीज का मास्टर बन जाते हो, तो वो मास्टरी प्राप्त करने में बहुत मेहनत लगता है। जैसे कि आपको पेमेंट सिस्टम का पूरा ज्ञान है। पेमेंट सिस्टम किसको कहते हैं? मान लो कि बहुत तरह के पेमेंट सिस्टम है। एक तो जो आप दुकान में देखते हो, आप ध्यान दे के देखो कि आप एक दुकान गए, मैकडॉनल्ड या कोई भी दुकान गए, वहां पे आपने खाना खाया और उस वेटर ने आकर के आपको एक ये दिया, बिल दिया। आप उठे वहां से, कैश काउंटर पे गए और अपना क्रेडिट कार्ड उसको दिए, और उसने क्रेडिट कार्ड अपने मशीन में चलाया और आपको एक रिसीट दे दिया। उसको पैसा मिल गया, आपके अकाउंट से पैसा निकल गया। बिहाइंड द सीन्स क्या क्या हुआ है आपको पता है? कैसे आपके बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में पैसा चला गया, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है पीछे। उसमें सरकार का नियम कानून आ जाता है, उसमें लिमिट आ जाता है। आप चोरी का पैसा तो नहीं दे रहे हैं उसको, लेकिन वो कैसे देंगे? क्योंकि आपका तो पैसा बैंक से जा रहा है। तो बैंक में जब आपका पैसा आया, उस समय सरकार चेक कर सकती है कि इसको पैसा कहां से आया। आप डॉलर में दे रहे हो और लेने वाला को रुपया में चाहिए, तो ट्रांसफर चेंज कहां से होता है? मान लो कोई कंपनी है इंडिया की, जिसे टाटा कंपनी है, उसने यूके का एक कंपनी जैगुआर कार वाला कंपनी खरीद लिया और जैगुआर अमेरिका में बिक रहा है। तो सोचो, अमेरिका से पैसा यूके जाएगा, यूके से पैसा इंडिया जाएगा, तो डॉलर पहले पाउंड बनेगा, पाउंड फिर रुपया बनेगा, और इसमें अमेरिकन कानून आएगा, यूके का कानून आएगा और इंडिया का कानून आएगा। तो ये एक तरह का पेमेंट सिस्टम हो गया। मान लो कि आप वहां पे बैठे हुए हो बड़हिया में कृष्णा, और उसको अपने मौसा के पास पैसा भेजना है, या मौसी के पास, या किसी के पास, या कहीं से आना है, तो उसके लिए अलग नियम कानून है। कोई इंडिया से पैसा जापान भेजता है, तो उसके लिए नियम कानून अलग है। तो ये सब, और फिर ये तो अभी केवल एक तरफा है। मान लो आपने कोई कपड़ा खरीदा, उसने पैसा ले लिया और बाद में जा करके कहते हो मेरे को ये लौटाना है, लौटाओ भाई इसको, तो पैसा रिफंड होगा। तो रिफंड कैसे होगा? तो ये वाला ये सब कहानी जो पूरी अच्छी तरह समझता है, वो हो गया पेमेंट सिस्टम का एसएमई। तो पेमेंट सिस्टम का जो एसएमई हो गया, वो इससे बहुत ज्यादा लोग नहीं हो सकते। तो जिस कंपनी को पेमेंट सिस्टम का एसएमई चाहिए, वो पेमेंट सिस्टम के एसएमई को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उसका सैलरी ज्यादा रहेगा। तो ये तो प्लस हो गया कि आप अगर एक्सपर्ट हो किसी चीज का, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। डाउन साइड ये है कि डेवलपर बहुत सारे चाहिए दुनिया में, लेकिन एसएमई कम ही चाहिए। कहीं पेमेंट सिस्टम का एसएमई पूरे हिंदुस्तान में कितना चाहिए? 10,000, 15,000, 20,000। डेवलपर कितना चाहिए? 2 करोड़, 1 करोड़। तो दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, या आपको कम पैसे में भी नौकरी चाहिए। उसके बाद टेस्टर आ जाता है। टेस्टर का काम है बिजनेस एनालिस्ट से रिक्वायरमेंट समझना, और डेवलपर ने जो डेवलप किया है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ने जो बनाया है, दोनों को यूज करते हुए ये सर्टिफाई करना कि जो एप्लीकेशन बना है वो बिजनेस एनालिस्ट ने जो कहा था वही काम कर रहा है, या उससे कम या ज्यादा कर रहा है। टेस्टर को जावा, पाइथन, ये सब ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अगर डेवलपर, जावा डेवलपर को जावा का नॉलेज जो है उस पे कहो कि 10/10 नंबर इसको मिलता है, तो टेस्टर को जावा में 10 में 1-2 नंबर आएगा तो भी चलेगा। उसी तरह बिजनेस एनालिस्ट को जावा में 1-2 नंबर आएगा तो भी चलेगा, लेकिन उसको एसएमई वाला कहानी, उस बिजनेस का कहानी
कम से कम 6-7 आना चाहिए। एसएमई को 10 में 9 9.5 आना चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट को 6-7 आना चाहिए। लेकिन जावा का केवल 1-2 आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं इससे ज्यादा। अब मैं यहां पॉज करता हूं, इस रोल के बारे में सोचो, और इस आज यही अंतिम चीज है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। इसके बारे में जितना प्रश्न हो, जितना दिमाग में बात आ रहा हो, बात करो। अगर बात नहीं करोगे, प्रश्न नहीं पूछोगे, तो मैं समझूंगा या तो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पकड़ाए वाली कहानी चल रही है, या आप लोग सब कुछ समझ गए हो। सर ये है कि हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। सही बात है। तो इसमें कोई प्रश्न है तुम्हारे दिमाग में, या कोई प्रश्न नहीं है? नहीं है सर, समझ गए सर। कृष्णा, कोई प्रश्न है? कृष्णा लगता है फोन को ऑन करके खुद जाके घर में काम कर रही है। नो सर। तो सुन रही थी तुम? हेलो, किसी को कोई प्रश्न नहीं? नो दीपिका, सर, हाँ बोलो कृष्णा, कोई कोई प्रश्न प्रश्न है? नहीं। कोई प्रश्न नहीं है बाप। यस सर। वो तो नो सर। दीपिका, आप तो, यस सर। दीपिका आप इंडस्ट्री में काम किए हो, आपको तो प्रश्न होना चाहिए। हेलो दीपिका, आप भी सो रही हो? अभी तो दिन है, अभी क्यों नींद आ रही है तुमको? 8 बजे ही नींद आने लगी? अच्छा, दीपिका को भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग क्या बनना चाहते हो, डेवलपर या बिजनेस एनालिस्ट या टेस्टर या एसएमई? अच्छा, दीपिका का नेटवर्क स्लो है। अमन, आप क्या बनना चाहते हो? इसमें से कौन सा रोल अच्छा लगा आपको? सर मेरे एसएमई अच्छा लगा सर। एसएमई अच्छा लगा आपका। आप किस ग्रेड में हो अमन? 12th में। 12th में। क्या क्या पढ़ रहे हो, कौन कौन सब्जेक्ट है? सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो आपका करियर ऑप्शन क्या है, या चॉइस क्या है अभी, क्या कहाँ जाना चाहते हो 12th के बाद? 12th के बाद सर 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन अगर करूंगा तो सर सर बीसीए, और फिर बीसीए मुझे करना है, एंड देन सर उसके बाद एमसीए करना है, कंप्यूटर लाइन में? या कंप्यूटर लाइन में सर। वेरी गुड, ठीक है। तो एसएमई कंप्यूटर लाइन वाला आपको नहीं बनाएगा, ये मालूम है आपको ना? यस सर। तो एमसीए बीसीए आपको काफी अच्छा ये और ये बनाएगा। ये 2 एरिया एमसीए बीसीए का है। डेवलपर और एप्लीकेशन। आर्किटेक्ट। यस सर। ये वाला इंटरप्राइज आर्किटेक्ट शायद शुरू में नहीं बनोगे, बिना जॉब किए ये सब नहीं बन सकता है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इंडस्ट्री का नॉलेज होने के बिना नहीं बन सकते हो। तो मोटा मोटी ये 2 एरिया आपके लिए पढ़ाई में इस 2 एरिया में फोकस होगा। जॉब में जाने के बाद ये सब देखोगे और ये सब एरिया आपको पता चलेगा। हर्ष, आपका क्या हाल है? अमन म्यूट कर लेना। हर्ष, यस सर। आप किस ग्रेड में हो? सर 12th। अच्छा, तो आपका क्या इरादा है 12th में? 12th के बाद क्या, और इसमें से क्या पसंद आया? सर डेवलपर। क्यों? सर
बोलो बोलो। कोई बात नहीं, घर की आवाज आती है तो कोई बात नहीं, हमको मालूम है आप घर में बैठे हुए हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो हर्ष, झिझकने की बात नहीं है। चलो, ये लगता है सिग्नल का प्रॉब्लम है। तो किसी और को कुछ बोलना है इसके बारे में? खैर चलो, कोई बात नहीं। अभी अगले दिन हम क्या पढ़ाएंगे वो बता देते हैं। ये फंडामेंटल का है। पायल और शिवम वगैरह जो है वो ये सब जानता है, दीपिका भी बहुत हद तक जानती है, लेकिन दीपिका को इंटरेस्ट है इसलिए आई। अगले दिन हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलप करने का ये दो तरीका है, एक को बोलते हैं वाटरफॉल, और क्या क्या होता है इसके बारे में हम काफी समय बिताएंगे। और अगले बार दीपिका आप भी आना, और शिवम और पायल को भी बुलाएंगे हम। और वही है, दूसरा है कि एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है, इस दोनों के बारे में हम काफी बात करेंगे, ये दोनों। उसके बाद हम आ जाएंगे पाइथन पे, ये सब पूरा कर लेंगे। पाइथन करने से, इसके इंट्रोडक्शन के लिए मैंने एक यूट्यूब भेजा था प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन के लिए, वो आप लोग देख लो। और पाइथन का जो 12 घंटे का था वो पूरा देखने के बाद ये इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें मैं कम पढ़ाऊंगा, आपसे मैं ज्यादा प्रश्न पूछूंगा, इसीलिए क्योंकि आपने वो 12 घंटे वाला यूट्यूब देख लिया होगा, तो ये सब आप हमको बता सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप नहीं बता सकते। तो वो तो होगा इस सैटरडे को नहीं होकर, मैं इस संडे को नहीं होकर के अगले संडे को होगा। अगले संडे को हम उम्मीद करेंगे कि आप देख चुके हो। ये एक दिन हम और पढ़ाएंगे, इस संडे को हम ये दोनों पे फोकस करेंगे, केवल इस पे और इस पे, इतना ही चलेगा। कमिंग संडे को 7 बजे शाम को जो क्लास है, ये वाला आपका रिवीजन होगा। पायल से भी को करना पड़ेगा, शिवम को भी करना पड़ेगा, ये रिवीजन जरूरी है। उसके बाद जाकर के फिर हम आगे कहानी करेंगे। उसके बाद हम लोग सब वापस चले जाएंगे, एक लेवल पे हो जाएंगे, जिसमें कि याद है आपको हमने कहा था एक फ्लास्क और एसक्यूएल लाइट वाला कहानी, वो कहानी हम अगले संडे के बाद करेंगे। ये करने के बाद बैकग्राउंड आप लोग बराबर हो जाओगे। अभी और कोई प्रश्न है, या अगला क्लास कब करें हम, ये बता दो आपके लिए, शिवम पायल को छोड़ करके। सर संडे को। जैसे प्लान है संडे को 7 बजे शाम को, उसी तरह ना? ये सर शाम को 7 बजे तो सर इंग्लिश का क्लास है सर। हम ये कंप्यूटर क्लास कब करते हैं? सर सुबह में 7 बजे। ओ ये सही बात है। हाँ यार, मेरे सैटरडे का, ओके मेरी गलती है। मैं सैटरडे शाम को अपने मेरे तरफ से शाम को करते हैं, तो तुम्हारा संडे को सवेरे होता है। बिल्कुल सही बात, सही बात। सो संडे को सवेरे 7 बजे हम ये दोनों स्लाइड करेंगे, केवल यही दो, ये वाटरफॉल वाला और एजाइल वाला। और इसके लिए हम पायल और उसको भी बुलाएंगे, दीपिका आप भी जरूर आना। उसके बाद वाले मंडे को भी मुझे छुट्टी है, तो मंडे को आप लोग क्लास कर सकते हो। सोमवार को कर यस सर। मैं कृष्णा, आप कर सकती हो सोमवार को? यस सर। और हर्ष? यस सर। ओके, तो ठीक है, तो हम लोग सोमवार को ये वाला करेंगे, ये वाला, ताकि आप लोग कैचअप कर लो। तो अगले सैटरडे को, अगला सैटरडे जून 5th 6th कभी होगा, उस दिन हम सब क्लास में पाइथन में पहुंच जाएंगे। लेकिन सोमवार से पहले आपको वो जो 12 घंटे का वीडियो, उसका बहुत तक चीज देखना पड़ेगा, तभी इसमें मजा आएगा। नहीं तो इस क्लास में फिर मैं बोलूंगा, आप लोग सुनोगे, मजा नहीं आएगा। तो अभी क्लास खत्म करते हैं, हम फिर आपके आपके संडे मॉर्निंग को मिलेंगे, ठीक है?
यस सर। ओके, तो फिर रिकॉर्डिंग हम बंद करते हैं। ओके, बाय बाय।